ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो इसमें कुछ अगर बिगिनर्स भी हैं, तो बिगिनर्स के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि कैटेगरी अपने पास एक बार देख लेते हैं कि अपने पास कौन-कौन सी कैटेगरी अवेलेबल है और उनका हम किस-किस तरीके से उनका यूज़ करते हैं, ये हम आगे आगे देखेंगे। अपने पास 3 कैटेगरी के प्रोडक्ट होते हैं, जो अभी नए-नए लोग जॉइन हुए हैं, उनके लिए मैं बता दूँ। एक्टिवेटर कैटेगरी का प्रोडक्ट आता है किसान 100। प्रोटेक्शन कैटेगरी के 2 प्रोडक्ट आते हैं, एक बायो प्रोटेक्ट और प्लांट प्रोटेक्ट। बायो और प्लांट प्रोटेक्ट के बारे में थोड़ा-सा मैं ये बताना चाहूँगी कि ये 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं, ये 2 प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको कि आप ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए इनको प्रोटेक्शन कैटेगरी में रखते हैं। स्टार्टिंग से लेके आप कभी भी इसका मतलब कि हार्वेस्टिंग के जो प्री हार्वेस्टिंग होती है, वहाँ तक आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अपने पास पोषण की कैटेगरी यानी न्यूट्रिशनल कैटेगरी के 7 प्रोडक्ट्स आते हैं, जिसमें किसान ह्यूमिक है, जड़ों की ग्रोथ के लिए किसान गोल्ड ग्रोथ है, जो कि प्लांट का टॉनिक है, किसान अमीनोविट यानी एक फ्लावरिंग बूस्टर है, किसान एंटी फ्लो यानी कि जो फ्लावर ड्रॉपिंग की जो प्रॉब्लम होती है या फ्लावर शेडिंग की जो प्रॉब्लम होती है, उसकी रोकथाम के लिए किसान फ्रू मैच्योर है, जो कि फ्रू जैसे मैंने भी बताया कि पपीते में राइपनिंग की स्टेज आती है, फल पकना शुरू होता है। पीयूष जी, मैं अभी आपके क्वेश्चन का आंसर दूँगी, आप 1 सेकंड के लिए मुझे ये कंप्लीट कर लेने दीजिए। ठीक है, थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, मैं बिल्कुल बता रही हूँ। देखिए, अभी क्या है कि जैसे फ्रू मैच्योर की बात करें, तो फ्रू मैच्योर क्या करता है, एक तो राइपनिंग की प्रोसेस को अच्छा करता है, दूसरा जो फ्रूट शेडिंग की जो प्रॉब्लम आ रही होती है, उसको सुधारता है। किसान यील्ड जो है, वो अपना यील्ड बूस्टर के तरीके से देखा जाता है, ठीक है? उपज को बढ़ाने वाला, मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारने वाला और किसान एचएपी ग्रैन्युअल जो है, वो जड़ों के विकास के लिए और कहीं न कहीं से जो हमारी मेन रूट्स होती हैं, पौधे को ओवरऑल ग्रोथ मेंटेन करने के लिए, मिट्टी का पीएच लेवल मेंटेन करने के लिए हम किसान एचएपी ग्रैन्युल का यूज़ करते हैं। पपाया लोग जो है क्यों पसंद करते हैं लगाना, इसके बेनिफिट्स क्या-क्या होते हैं और अम, बेसिकली इसका लार्ज स्केल पे खेती करने का रीज़न क्या होता है? सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि पपीता सबसे कम समय में फल देने वाला पेड़ है, ठीक है? अ, इसका जो फल है वो बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे पपीते को कई बार जैसे अमृत घटक के रूप में भी जानते हैं कि अगर इसको खाओ तो इससे पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर है, तो वो पूरी दूर हो जाती है। जैसे लंबे समय से अगर कोई भी पेट से रिलेटेड किसी को कोई भी समस्या अगर वो नियमित रूप से पपीते का सेवन करता है, पपीते के फल को खाता है, तो उसकी जो बीमारी है वो दूर की जा सकती है। तो ये तो एक एक बेसिक सी चीज़ है, आप सब लोग भी जानते होंगे पपाया और इसका एक और इसकी ख़ासियत ये है कि इसका जो फ्रूट है वो हमें मार्केट पे पूरे ऑल मंथ्स में अवेलेबल रहता है, पूरे 12 महीने में ये फल अवेलेबल रहता है। इसको कई तरह से लोग खाना पसंद करते हैं, जैसे सैलेड के रूप में खा लिया या फ्रूट चाट बना कर के खा ली, ठीक है? तो इसीलिए और इसमें भी जो गुण हैं वो जैसे मैंने आपको बताया तो वो गुण के चक्कर में सबसे ज़्यादा पपीता पसंदीदा लोगों का फल होता है खेती के मामले में, ठीक है? क्योंकि एक तो लागत कम लगती है लेकिन कमाई बहुत अच्छी होती है और देखभाल थोड़ी-सी देखभाल में ही अच्छी पैदावार ली जा सकती है। तो इसीलिए आज का बेसिक जो हमने टॉपिक लिया है वो पपाया का लिया है। अभी तो ऐसा भी हो गया है कि पपाया लोग अपने घरों में भी एक आध पेड़ लगाने ही लग गए हैं। आपने देखा होगा कि अगर किचन गार्डन है किसी के पास में, तो लोगों के किचन गार्डन में भी पपीते के एक आध प्लांट तो मिल ही जाते हैं। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो कि पपाया का या कभी उन्होंने कोई प्लांट लगाया हो या जिनके आस-पास इसकी खेती होती हो? ओके, तो ऑलमोस्ट सभी लोग नोन हैं कि पपीते का फल कैसा होता है, पपीते के बीज कैसे होते हैं, पपीते का प्लांट कैसा होता है। और तो और पपीता देखिए यहाँ तक भी इतना फ़ायदेमंद है कि जो अभी डेंगू और चिकनगुनिया जैसी जो बीमारियाँ हैं, उनमें पपीते के पत्तों का सेवन किया जाता है। आपको पता है कि जो पपीते की
एक बहुत बड़ी ख़ासियत है कि जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हों या एलोपैथिक दवाइयाँ हों, उनमें जो पपीते की पत्ती में पाया जाता है एंजाइम जो, उसी से हेल्थ से रिलेटेड भी दवाइयाँ बनाई गई हैं, जो पूरी तरह से डेंगू को और चिकनगुनिया को रोकने में कामयाब होती हैं। अब आप सभी जानते होंगे कि जैसे अभी सीज़न चल रहा है, फिर से आप सुन ही रहे होंगे कि इस बार कोरोना से पहले ही डेंगू का प्रकोप आ गया है ना? तो उसके लिए भी कहीं न कहीं बहुत फ़ायदेमंद है। तो क्यों ना हम अ, जो पपीते की खेती है उसको हम रासायनिक यानी केमिकल चीज़ों से बचाएँ क्योंकि वो कहीं न कहीं मेडिसिन में भी यूज़ हो रहा है और डायरेक्टली हमारे खाने में भी आ रहा है। केमिकल के यूज़ से बचाते हुए अगर हम उसको ऑर्गेनिक खेती पे शिफ्ट कर दें, पूरे पपीते की जो हम प्रोडक्शन ले रहे हैं वो पूरा ऑर्गेनिक बेस पे अगर हम कर दें, तो वो हम सभी के लिए फ़ायदेमंद है, राइट? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई थिंक जो लोग जॉइन हो रहे हैं, धीरे-धीरे होते रहेंगे, लेकिन अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन के बाद में, ठीक है? तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं अपने हर सेशन में आप लोगों को बताती हूँ कि पपीते की जो ग्रोथ स्टेजेज़ हैं, हमें सबसे पहले उनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी होता है, किसी भी प्लांट की ग्रोथ स्टेज के बारे में। तो जैसे अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, इसको थोड़ा-सा नोट डाउन आप लोग करना चाहिए, तो आप करते भी रहिए। तो आपको चीज़ें समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। देखिए पहली होती है जर्मिनेशन की स्टेज, ठीक है? सेकंड होती है स्प्राउट, तो जो स्प्राउट की स्टेज होती है उसको हम यहाँ पर बिगिनिंग R1 की स्टेज भी जानते हैं, ठीक है? स्प्राउट्स की स्टेज को R1 की स्टेज से हम जानते हैं। सेकंड जो सीडलिंग है उसको R2 जानते हैं। फिर इसके बाद में जो ट्री है, फिर फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग के बाद में जैसे ट्री के साथ में जो पूरा फ्रूट जैसे लगने शुरू हो जाते हैं, तो इस अलग-अलग जैसे-जैसे उसमें पत्तियों का विकास होता जाएगा, वैसे-वैसे हम उसकी ट्रीटमेंट करते चले जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि अभी स्टेजेस क्या चल रही हैं। उसकी जैसे बिगिनिंग की स्टेज है या पेक की स्टेज आ गई है, तो इन स्टेजेस पे डिपेंड करता है और हम धीरे-धीरे उस पे वर्किंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट होगी जर्मिनेशन, स्प्राउट, फिर सीडलिंग होती है। सीडलिंग में भी आप देखते हैं कि 4-5 पत्ते निकल आते हैं। ट्री फिर पूरा बन जाता है। ट्री बनने के बाद में फिर उसमें फ्लावरिंग की स्टेज आ जाती है। फ्लावरिंग के बाद में फ्रूटिंग स्टेज आती है। फिर फ्रूट की राइपनिंग स्टेज स्टार्ट होती है और पपीता एक ऐसा फल है जिसको कच्चा भी खाया जाता है और पके हुए फल को भी खाया जाता है। कच्चे फलों की बहुत सारे घरों में पपीते की सब्ज़ी बनती है, पपीते का मुरब्बा बनता है, पपीते की कैंडी बनती है, ठीक है? काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं जो कच्चे पपीते से भी बनाई जाती हैं, तो कहीं-कहीं पर जो पपीता होता है, रॉ पपाया होता है, उसकी भी हार्वेस्टिंग लोग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? तो ये तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी पपाया के बारे में। कि जैसे उसकी ग्रोथ स्टेजेस आप लोगों को समझ में आ गई होंगी आई होप। पपाया को हम कैसे-कैसे लगा सकते हैं? देखिए, किसी भी चीज़ के बारे में आगे बढ़ने से पहले बहुत ज़रूरी होता है कि उसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी होना, करेक्ट? तो पपाया एक ऐसा ट्री है जिसको कि आप पूरे साल भर में किसी भी टाइम बीजों के माध्यम से लगा सकते हैं, ठीक है? और बस प्रॉब्लम एक ये होती है कि जो विंटर का सीज़न होता है उसमें जर्मिनेशन प्रोसेस थोड़ी-सी लंबी हो जाती है, सीड जल्दी जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं, तो इसीलिए तो हल्के से गर्मी के मौसम में इसको लगाना उचित माना जाता है और ये जो है 6 से 10 महीनों के अंदर-अंदर वैरायटी पे डिपेंड करता है क्योंकि मार्केट में बीजों की बहुत सारी वैरायटी आती है, तो डिपेंड करता है कि ये कितने दिनों में फ्लावरिंग स्टार्ट कर रहा है और फ्लावर कितने दिनों में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है? तो जनरली अगर मैं बात करूँ तो 6 से 10 महीने की पूरी फसल होती है और जो कि बार-बार फ्रूट्स देने शुरू कर देती है, ठीक है? प्रोडक्शन अगर आप उसका ट्रीटमेंट अच्छे से कर लेते हैं, सीड के टाइम से ट्रीटमेंट करते हैं, जो गाइडेंस दिया जाता है उसको अगर प्रॉपर ध्यान में रखते हैं, तो आप इससे अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं, ठीक है? टन्स में भी प्रोडक्शन ले सकते हैं और
देखो, जैसे मैंने पहले बोला कि इसको शॉर्ट टर्म क्रॉप बोला जाता है, ठीक है? अभी जैसे आपका एक क्वेश्चन था तो उसमें आपने पूछा कि इसमें फ्लावरिंग जैसे 2 साल से आपने लगा रखी नहीं हो रही है। तो सर उसका एक रीज़न हो सकता है कि आपके जो पपाया के प्लांट्स हैं वो फीमेल प्लांट्स ना हो करके मेल प्लांट्स हों, और पपाया एक ऐसी क्रॉप होती है जिसमें फीमेल प्लांट्स अगर नहीं है, सिर्फ मेल प्लांट है, तो उसमें कभी भी आपका वो फ्रूट्स नहीं मिलेंगे। वो फ्लावरिंग स्टेज आकर के वो फ्लावर खत्म हो जाएँगे, वो कभी भी फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होंगे। आपने जो क्वेश्चन पूछा कि अभी जो है क्या ना पीयूष जी, आपने जैसे पूछा ना कि फल नहीं आ रहा है, तो मैं अभी एक एक आपको ट्रिक बताऊँगी। उस ट्रिक से आप अपने पौधों को चेक करिएगा कि वो मेल प्लांट है या फीमेल प्लांट है। उसके लिए आप थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, जब मैं उस स्टेज पे आऊँगी तो मैं उसका भी आंसर आपको करूँगी, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं कि हम देखते हैं कि इसके लिए पपीते के लिए हमें क्लाइमेट कंडीशन जो है वो कैसी होती है। देखिए, पपीते की जो खेती होती है ना वो जो गर्मी का मौसम होता है, ठीक है? और नमी युक्त जो क्लाइमेट होता है जिसमें थोड़ी ह्यूमिडिटी होती है, उसमें बहुत अच्छी की जा सकती है। इसे कम से कम 38 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस का अगर हमारा टेम्परेचर है तो उसमें भी इसको उगाया जा सकता है, ठीक है? और मैक्सिमम मतलब कि और अगर हम मिनिमम पे जाते हैं तो 5 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, उनमें लू और जब पाला जैसे गर्मी के दिनों में आपको पता है कि लू बहुत चलती है ना, गर्म हवाएँ जो चलती हैं, तो लू है तो उससे भी पपीते को नुकसान होगा पौधों को। और अगर हम बात करें कि विंटर में जब हम लगाते हैं पपाया, तो विंटर में अगर पाला लग रहा होता है, तो उससे भी पपीते का नुकसान होता है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि जो पपीते के पौधे हैं, ठीक है? उनमें मतलब कि उनको इस तरीके से लगाना चाहिए जैसे पाला पड़ने की जो वो है मतलब अगर पाला पड़ रहा हो तब भी वहाँ पर हल्की-हल्की सिंचाई जो है की जा सके जिससे कि पाले का असर ज़्यादा ना हो और थोड़े से हवा रोधक जैसे हवा रोधक वृक्ष लगाने चाहिए जैसे पाले का असर ज़्यादा ना हो। अब इसके लिए क्या करना होता है हमें, ठीक है, ये तो क्लाइमेटिक कंडीशन है। क्लाइमेटिक कंडीशन आप चेंज नहीं कर सकते लेकिन उसके अनुकूल अपनी खेती कर सकते हैं। अब इसके लिए सॉइल्स कैसी चाहिए होती हैं, ठीक है? तो सॉइल कंडीशन कैसी होती हैं जैसे कि जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि कहीं पर भी जो दोमट मिट्टी होती है या और पपीते की खेती के लिए तो स्पेशली जो दोमट मिट्टी है वो अच्छी होती है जिसमें ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए मतलब पानी रुकना नहीं चाहिए, पानी पूरा निकल जाना चाहिए, है ना? उसके मतलब वो जो है ना जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन मैंने बताई कि बहुत ज़्यादा उसमें नहीं होना चाहिए मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत गर्म भी नहीं होना चाहिए लू और उसको तो वो पौधा वहाँ पे टिक नहीं पाएगा, सॉइल को आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, ठीक है? अब क्या होता है कि जैसे इस मिट्टी को तैयार कैसे करना चाहिए? हमारा मेन टॉपिक आता है कि मिट्टी कैसे तैयार करना चाहिए। देखिए, पपीते की खेती के लिए जिस भी खेत में पानी भरा हो, उस खेत में पपीता नहीं लगाना चाहिए क्योंकि क्या होता है पानी से भरे रहने से जो कॉलर रॉट आपने सुना होगा एक बीमारी होती है कॉलर रॉट वो आने की संभावना रहती है, ठीक है? और इसके अलावा दूसरा क्या होता है कि बहुत अधिक गहराई में भी पपीते की खेती नहीं करनी चाहिए। जैसे कुछ फसल ऐसी होती है ना जैसे मैं बताती हूँ जैसे गन्ने की फसल अगर हम करते हैं तो उसकी गहराई थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो लेकिन पपीते के लिए क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गहरी मिट्टी में इसको नहीं लगाना चाहिए। अब सॉइल की तैयारी कैसे करनी चाहिए? देखिए सॉइल की तैयारी में सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो है वो मायने रखती है कि एक तो उसका पीएच लेवल मेंटेन हो, मिट्टी में कोई भी किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शंस ना हो और अगर पपाया की वाक़ई में आप लोग अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, तो उसका आप एक बार सॉइल टेस्टिंग करवा लीजिए, जो मृदा परीक्षण जिसको बोलते हैं। मृदा परीक्षण कराने के बाद में आपको जिस भी पोषक तत्व की उसमें कमी दिख रही है, उसको आप डालिए। लेकिन अब अपने पास क्योंकि किसान ग्रो के प्रोडक्ट हैं, तो मैं भी यहाँ पे बताऊँगी कि किसान ग्रो के कौन से प्रोडक्ट यूज़ करके आप जो है सॉइल को अनुकूल बना सकते हैं, यानी पीएच लेवल को मेंटेन कर सकते हैं और साथ ही साथ जो मिट्टी में जो फंगल डिजीज़ेज़ आती हैं जो जैसे कॉलर रॉट की
बीमारी मैंने बताई ना, तो कॉलर रॉट है या जैसे रूट रॉट की प्रॉब्लम आ रही है, तो उनसे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो खेत की बहुत अच्छी तरह से जैसे कहते हैं ना जुताई करके या कल्टीवेशन करके और तैयार करना चाहिए। फिर पपाया के प्लांट्स को लगाने के लिए मतलब कि एक कहते हैं कि अगर 2 बाई 2 के 2 बाई 2 मीटर का अगर जैसे लंबा और चौड़ा गहरा गड्ढा बनाना चाहिए, तो 2 फुट बहुत गहरा गड्ढा नहीं माना जाता है ना? फिर उन गड्ढों में आपको क्या करना है, ये प्लीज़ आप लोग नोट डाउन करके रखिए। उन गड्ढों में आपको क्या करना है, पके हुए गोबर की खाद लेनी है, ठीक है? उस पके हुए गोबर की खाद में आपको अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, उसमें किसान बायो प्रोटेक्ट 50 किलो अगर गोबर की खाद आपकी है, तो उसमें 500 ग्राम आपको किसान बायो प्रोटेक्ट और उसके साथ-साथ में 500 ग्राम आपको किसान यील्ड, ये दोनों चीज़ें आपको उसमें मिक्स करनी है और उस 50 किलो गोबर की खाद को उन गड्ढों में भर देना है, ठीक है? इसके साथ-साथ में जैसे मैंने बताया कि जब आप सॉइल टेस्टिंग कराते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इसमें फॉस्फेट कितना है, इसमें पोटाश कितना है, इसमें नाइट्रोजन कितना है, एनपीके का पूरा रेशियो आपके सामने निकल के चला आता है। तो फिर जिन-जिन चीज़ों की कमी पड़ रही हो, उन-उन चीज़ों को मिक्स करके इनका पूरा एक मिक्सचर तैयार करके और उन गड्ढों में भर देना चाहिए। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि जब हम ये गोबर की खाद और ये सब कुछ मिला करके मिक्स करके जब हम गड्ढों में भर रहे हैं, तो वो पौधा लगाने के कम से कम बिफोर 10 डेज़ यानी 10 दिन पहले उनको भर देना चाहिए, ताकि जो मिट्टी में वो अच्छे से मिल जाए, मिक्स हो जाए, वो अपने जितनी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिलीज़ कर पाए, मिट्टी के साथ अच्छे से तैयार हो पाए, ठीक है? अब तो ये आप नोट डाउन प्लीज़ कर लीजिएगा जो मैंने बताया है कि 50 केजी गोबर की खाद होनी चाहिए। ये मैंने 1 एकड़ के पपीते की बात करी है ना, 1 एकड़ में आप जितने भी प्लांट्स लगा रहे हैं, तो उसके लिए 50 केजी गोबर की खाद होनी चाहिए, पके हुए गोबर की खाद 500 ग्राम आपका किसान बायो प्रोटेक्ट होना चाहिए और 500 ग्राम आपका किसान यील्ड होना चाहिए। इन तीनों को मिक्स करके और आपको उन गड्ढों में भर देना है। अब नेक्स्ट उस पे हम चलते हैं, तो हम देखते हैं कि पपाया के लिए जो है सीज़न कौन-कौन से होते हैं, तो सीज़न के लिए जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि पपाया जो है अ, अगर मैं बात करूँ तो साल में कभी भी आप इसको लगा सकते हैं, पूरे साल भर में कभी भी इसका जो है फसल लगाई जा सकती है और जहाँ पे मतलब जब भी कभी हल्की ह्यूमिडिटी हो तब इसको आप लगा सकते हैं। बस प्रॉब्लम एक ही आती है कि जब ज़्यादा हम उसमें लगाते हैं सर्दी में तो उनका जर्मिनेशन थोड़ा स्लो रह जाता है, ठीक है? तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो कोशिश ये करनी चाहिए कि मतलब सर्दी की फसल से पहले ही पहले बहुत ज़्यादा सर्दी पड़े उसके पहले ही हम उनकी नर्सरी तैयार कर लें जिससे कि हम प्लांटेशन कर दें टाइम पे तो उसके बाद भले ही सर्दी चालू हो जाए, ठीक है? तो एक तो ये हो गया। तो सीज़न में जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि अगर बहुत ज़्यादा सर्दी में लगाएँगे या कुछ होंगे तो उनके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं कि लैंड प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, ठीक है? अब लैंड प्रिपरेशन में जैसे मैंने बताया आपको कि अभी क्या बोला था कि जो भूमि है उसको उपजाऊ हमने बना लिया, ठीक है? उसमें गड्ढे भर दिए और यहाँ पर जो लैंड प्रिपरेशन है वो और कहीं न कहीं जो जो हम तैयार कर रहे हैं यानी जो सॉइल हमने तैयार की थी, वो दोनों सेम चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अंतर करूँगी इसकी कि आपको पपीते के जो वो प्लांटेशन के से पहले जो नर्सरी हम तैयार कर रहे हैं, वो हमें कैसे करनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे मैं आप लोगों को एक बार पूरा पढ़ के बता रही हूँ, आप लोग इसको समझ भी पाएँगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ब्लैक कलर की थैलियाँ आती हैं, ठीक है? मार्केट में थैलियाँ मिलती हैं ब्लैक कलर की और उनमें हम क्या करते हैं मिट्टी भर-भर के और वहाँ पर हम पपीते के बीजों को ट्रीट करके डालते हैं। पपीते के बीज कैसे ट्रीट करते हैं वो मैं आगे बताऊँगी आपको। तो नर्सरी या इसकी जो भी नर्सरी तैयार की जाएगी वो डायरेक्ट फ्लैट बेड्स पे तैयार ना करके उनको हमें जो तैयार करना क्योंकि पपीते के पौधे होते हैं। प्लांटेशन हमेशा पौधों से किया जाता है। ये कोई सब्जी के फल नहीं है कि जिनकी छोटी-छोटी सी झाड़ें हो गई और हमने उनको प्लांटेशन कर दिया, ऐसा नहीं। पपीते की बाकायदा पौध होती है, पौध को हम जो है ट्रांसप्लांट करते हैं। इसलिए
इसकी नर्सरी करने का उपयुक्त जो तरीका होता है वो ये कि आप उसको वो मतलब कि फ्लैट बेड्स पे तैयार ना करके आप उसको जो ब्लैक कलर की एक पॉलीथीन आती है थोड़ी मोटी, उसमें मिट्टी भर-भर के और उसके बीच में आप उन बीजों को लगा कर के रख दीजिए, ठीक है? फिर उस तैयार मिट्टी में आपको क्या करना है, जो मिट्टी तैयार करनी है, उस मिट्टी में आपको किसान ह्यूमिक मिक्स करना है, जो थैलियों में भरने वाली मिट्टी है, ठीक है? किसान ह्यूमिक आपको मिक्स करना है और साथ ही साथ आपको जो अपना प्लांट गार्ड है, किसान प्लांट गार्ड विद किसान ह्यूमिक, इन दोनों का मिक्सचर तैयार करके मिट्टी में मिलाना है और मिट्टी में मिला के फिर उनको थैलियों में उस मिट्टी को थैलियों में भर के और देखिए डोजेस डिपेंड करती हैं कि आप कितने प्लांट तैयार कर रहे हैं, ठीक है? इसका मैं एक पर्टिकुलर डोज आपको ऐसे नहीं बता पाऊँगी क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन-सी किस्म बीज की ले रहे हैं और आप थैली कितनी बड़ी ले रहे हैं और उसमें मिट्टी का रेशियो आप क्या डाल रहे हैं। फिर भी मैं प्रोडक्ट आपको बता रही हूँ, किसी को अगर इंडिविजुअल कभी पूछना हो तो वो मुझसे पूछ सकता है कि अगर वो इतने-इतने मतलब प्लांट्स लगाने की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें क्या-क्या रेशियो दवाइयों का जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, उन थैलियों में भरने वाली मिट्टी में आपको किसान ह्यूमिक मिक्स करना है और आपको किसान प्लांट गार्ड मिक्स करना है। मिक्स करके उन थैलियों में मिट्टी को भर के उसमें आपको बीज डाल देना है। अब क्या करना है, जैसे आप बीज डालते हैं तो बहुत ज़्यादा सिंचाई मत करिए, ठीक है? बहुत ज़्यादा उनमें पानी मत दीजिए, बहुत हल्का-हल्का पानी दीजिए, जिससे कि जर्मिनेशन ज़्यादा अच्छे से हो सके, ठीक है? जब हम बहुत ज़्यादा पानी देते हैं ना, तो सीडलिंग नहीं हो पाती है, मतलब स्प्राउट्स नहीं बन पाते हैं क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नमी से ही हमेशा स्प्राउट्स बनते हैं। तो पानी इतना ही देना है कि उनकी नमी बरकरार रहे। अब क्या करना है ठीक है, ये तो हो गए पौधे की तैयारी, हमारी जो हम नर्सरी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? उसके लिए जो प्रिपरेशन थी, मिट्टी की जो प्रिपरेशन थी, उसको हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि जैसे कि इनका लगाने का तरीका क्या है, ठीक है? और पौध जैसे हमने जो तैयार कर ली है, जो पॉलीथीन में हमने जो पौध तैयार कर ली है, उसमें पौधों को अलग कैसे करना है, जैसे अभी पीयूष जी आपका जो क्वेश्चन था, अब आप यहाँ से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा। अगर पीयूष जी आप हैं अभी सेशन में, तो आप ध्यान से सुनिए, समझिएगा कि हमें कैसे-कैसे उसमें काम करना होता है और आप कैसे जानेंगे कि ये मेल प्लांट है या फीमेल प्लांट है, ठीक है? आप यहाँ से पूरा प्रोसेस ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अब क्या करते हैं कि जो सीड प्लांटिंग का जो प्रोसेस रहता है, ठीक है? इसमें क्या है कि एक तो आपने जैसे मैंने बोला आपको कि आपको सॉइल जो तैयार करके आपने मतलब उसमें जो मिट्टी की जो थैली है उसमें आपने रख ली, ठीक है? यहाँ पे थैली सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन-सी होती है, ये भी मैं बता दूँ आपको। इसमें 20 सेंटीमीटर चौड़ा मुँह होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए और कम से कम 150 सेंटीमीटर जो छेद वाली पॉलीथीन थैलियाँ होती हैं ना, उन उन थैलियों को लेना चाहिए। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ और भी है कि मिट्टी में आपको किसान ह्यूमिक प्लांट गार्ड के साथ-साथ इसमें भी आपको थोड़ी-सी रेत भी मिलानी है और थोड़ी-सी गोबर की खाद भी मिलानी है, ठीक है? जिससे कि जो रेत है ना, वो नमी को सोके रखने के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है? अ, तो ध्यान रखिएगा कि उसमें मैं बताना सॉरी भूल गई थी कि उसमें आपको गोबर की खाद और रेत का भी उस मिट्टी में थोड़ा-सा मिक्सचर तैयार करना रहेगा, ठीक है? अपने प्रोडक्ट के साथ-साथ। अब और आपने जैसे अब मैंने बताया कि उसमें एक-एक बीज डाल करके छोड़ देना है, ठीक है? और उनको कैसे-कैसे डिस्टेंस में रखना है, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई हैं कि पॉलीथीन में जब हम रखते हैं तो ऑटोमैटिकली हम उनको किसी भी डायरेक्शन में रखें, किसी भी तरीके से रखें, वो पौधे अलग-अलग ही रहते हैं। उनको बस जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तब उस ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे हमको थोड़ा-सा कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए, है ना? अब देखिए जब हम पपीता लगाना जब हम चालू करते हैं, ट्रांसप्लांट चालू करते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि जो थैलियों से पूरे प्लांट को निकालना, सबसे बड़ा प्रोसेस जो है, ठीक है? आपने फ़ील्ड ऑलरेडी तैयार कर रखी है, उसमें गड्ढों में आपने 10-15 दिन पहले से ही जब आपको ट्रांसप्लांटेशन करना है, तो आपने पूरे गड्ढे तैयार कर रखे हैं। अब आपको क्या करना है कि जैसे जब आप
पॉलीथीन से जब आप पूरा का पूरा वो निकालेंगे तो एक पॉट के शेप में आ जाएगा, करेक्ट? आपने कभी देखा होगा जब आप पॉलीथीन से किसी भी प्लांट को मतलब रिप्लांटेशन करते हैं, अपने घर के गमलों में भी करते हैं, तो वो ब्लैक कलर की पॉलीथीन से जब हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कहीं से भी उसमें कट मार के हम किसी भी तरीके से उसको फाड़-वाड़ करके हम लगाते हैं, तो उससे क्या होता है कभी-कभी जड़ें ब्रेक हो जाती हैं या कभी जो है पौधे की जड़ें हिल जाती हैं। ठीक है, और उसका जो है प्रॉपर या मिट्टी उसकी बेकार हो जाती है क्योंकि हमने जो उसको ट्रीट किया होता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको बहुत हल्के एक धारदार ब्लेड से उन पॉलीथीन में साइड से एक कट लगाना है। कट लगाने के बाद धीरे से पॉलीथीन को अलग करके और वो जो पॉट नुमा पूरा तैयार हुआ है, वो एक-एक पॉट को पूरे उस पॉट को उठा करके जो गड्ढे आपने पहले से तैयार किए हैं, उन गड्ढों में आपको उसको प्लांटेशन कर देना है, करेक्ट? तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से करनी है कि पौधे में किसी तरह का कट ना लगे और पौधा उस पूरे जो पॉट हमने तैयार किए थे, उनके साथ ही उन गड्ढों में रखा जाए, ठीक है? अब इसके बाद क्या करना चाहिए कि जैसे नमी पे हमको ध्यान देना है कि नमी बरकरार रखनी चाहिए, तो नमी बरकरार रखने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लांटेशन के बाद में जब हम फर्स्ट इरिगेशन करते हैं, यानी पहली सिंचाई जब हम करते हैं, तो उस सिंचाई के पानी में आपको किसान 100 को मिक्स करना है, ठीक है? और किसान ह्यूमिक को आपको मिक्स करना है। इन दोनों को मिक्स करके आपको प्लांटेशन में जब हम पहली सिंचाई कर रहे हैं, उसी टाइम पे आपको उसके साथ में मिक्स करके आपको सिंचाई कर देनी है। सिंचाई आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, चाहे ड्रिप में करिए, चाहे फॉलियर में करिए, चाहे कैसे भी करिए, अल्टीमेटली वो दवा पौधे तक पहुँच जाएगी। वो जो भी हम पोषक तत्व पौधे को दे रहे हैं, वो उनके थ्रू में वहाँ तक पहुँच जाएगी। इसके बाद क्या करना है आपको, जैसे कि 10 दिन के बाद में जब आपने पौधरोपण कर दिया, पहली सिंचाई कर दी, पहली सिंचाई के 10 दिन के बाद में जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपको फिर अब यहाँ से ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। आप लोग चाहिए तो इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आप लोग बाद में इस चीज़ को याद रख सकें। आप लोगों के पास में स्क्रीनशॉट आ सकता है। यहाँ पर क्या करना है कि जब जैसे कि आपने पहली सिंचाई कर दी, ठीक है? उसके बाद में आपको क्या किया कि 10 से 15 दिन के बाद में जब आप सेकंड उसमें इरिगेशन करते हैं, तो उस इरिगेशन के टाइम पर आपको यहाँ पर किसान गोल्ड ग्रोथ का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? किसान गोल्ड ग्रोथ आपको देना है ताकि जो ग्रोथ है पौधे की वो रेगुलर होती रहे, क्योंकि मैं हमेशा बताती हूँ कि किसान गोल्ड ग्रोथ एक टॉनिक की तरह से काम करता है। तो जब हम किसी भी पौधे को टॉनिक देते हैं साथ-साथ में, तो वो उसकी जो हाइट है, जो पौधे की हेल्थ है, जो उसको लू से लगने, जैसे भी मैंने बताया था कि लू से नुकसान हो जाता है या पाले से नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर जब हम गोल्ड ग्रोथ का यूज़ करते हैं ना, तो ये पौधे को हर तरह की चोट से बचाता है। उनमें जो लू से जो चोट लग रही है या पौधा जो है प्रॉपर ग्रोथ नहीं पा रहा है किसी वजह से, ये उन सारी चीज़ों को बैलेंस कर देता है, करेक्ट? तो क्या करना है आपको यहाँ पर, किसान गोल्ड ग्रोथ का यूज़ करना है और इसके अलावा जो है मतलब हर यहाँ पर 15 दिन के अंतर पे जब तक आप ये नहीं देख लेते कि फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है, फ्लावरिंग कितने दिन में स्टार्ट होती है वो भी मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, तो फ्लावरिंग स्टार्ट होने के 15 दिन पहले तक जब भी आप करते हैं, तो हर 15 से 20 दिन के इंटरवल पे आपको यहाँ पर किसान ह्यूमिक और किसान गोल्ड ग्रोथ का मिक्सचर तैयार करके आपको देते जाना है, ठीक है? तो पौधा अपनी पौधे की एक तो जड़ें बहुत अच्छे से मजबूत हो जाएँगी, तो और दूसरी चीज़ कि जो पौधे का पूरा विकास है वो अच्छे से हो जाएगा, ठीक है? अब आगे जैसे मैं बता रही थी कि अब इसमें यहाँ पर क्या करना है कि जैसे आपको मैंने बता दिया कि फ्लावरिंग का स्टेज आने से पहले आपको गोल्ड ग्रोथ और एंटी फ्लो का यूज़ स्टार्ट कर देना है। अब जैसे ही फ्लावरिंग की स्टेज आती है, आपको फ्लावर दिखने शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पर किसान अमीनोविट और किसान एंटी फ्लो को देना शुरू कर देना है फ्लावरिंग स्टेज पे। जिन लोगों के यहाँ भी पपीता लगा है, फ्लावर नहीं आ रहे हैं, फ्लावर शेडिंग की प्रॉब्लम अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फ्लावर पपीते में फ्लावर शेडिंग होती ही होती है, ठीक है? वो प्रॉब्लम ना आए उसके लिए हमें क्या यूज़ करना है, किसान अमीनोविट के साथ-साथ हमें किसान एंटी फ्लो यूज़ करना है।
यहाँ पर किसान अमीनोविट क्या करता है, किसान अमीनोविट हमेशा फीमेल फ्लावरिंग को बढ़ावा देता है, ठीक है? और फीमेल फ्लावरिंग को बढ़ावा देगा तो जो पौधे में कहते हैं ना जो फल बनने की प्रक्रिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगी। अगर मेल फ्लावर्स होते हैं तो वहाँ पर जो है फल ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं। हाँ, तो हम जैसे बात कर रहे थे कि फ्लावरिंग स्टेज आ गई, आपने फ्लावरिंग स्टेज पे आपने फ्लो का यूज़ कर दिया और किसान अमीनोविट का यूज़ कर दिया। अब इसके बाद में जैसे जब फ्रूटिंग स्टेज स्टार्ट होती है तो वहाँ पर हमें फ्रू मैच्योर और अगेन हमें अमीनोविट और ग्रोथ है, उन तीनों का मिक्सचर बना कर के हमें अगेन से दे देना चाहिए। इनका अगर मिक्सचर हम फॉलियर स्प्रे में देते हैं तब भी बहुत अच्छा रहता है और अगर हम ड्रिप इरिगेशन में या ड्रेंचिंग में देते हैं तब भी अच्छा होता है। क्योंकि ये प्रोडक्ट अपने ऐसे हैं कि हम ड्रेंचिंग से देंगे तब भी पौधे की जड़ों के थ्रू पौधे में पहुँच जाएगा और जैसे अगर हम स्प्रेइंग फॉर्म में देंगे तब भी पौधों पे पहुँच जाएगा। तो स्प्रेइंग फॉर्म में देने पे ये होता है एंटी फ्लो और फ्लो मैच्योर को कि वो जो है ना पौधे पे तुरंत रिएक्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम पे जो सॉल्यूशन है वो बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाता है, उसकी पकड़ बहुत जल्दी मिलनी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से आपको इसके प्रोडक्ट का यूज़ करना रहेगा। अब जैसे नेक्स्ट हम आते हैं जैसे मैं बता रही थी आपको कि नर पौधों को अलग करना चाहिए। अब यहाँ पर आपको नोट करना चाहिए, नोट कर लीजिए, ठीक है? पपीते के जो पौधे होते हैं उन वो 90 से 100 दिन के अंदर माने कि 3 महीने से सवा 3 महीने की जैसी क्रॉप पहुँचती है, तो उनमें फूल लगने शुरू हो जाते हैं। पपाया के प्लांट्स में 90 टू 100 डेज़ के अंदर-अंदर जो फ्लावरिंग है वो शुरू हो जाती है, ठीक है? अब यहाँ पे नर और जो मतलब कि मेल और फीमेल फ्लावर्स हैं उनको कैसे आपको अलग करना है? जो नर फ्लावर्स जो होंगे, नर फ्लावर कैसे होते हैं कि छोटे-छोटे गुच्छों में लंबे डंठल युक्त होते हैं। छोटे-छोटे गुच्छे होंगे और डंठल युक्त होते मतलब उनमें डंठल थोड़ी लंबी होगी। वो होते हैं मतलब कि नर प्लांट जो हम जिनको कि मेल प्लांट बोलते हैं, ठीक है? अब इसके अलावा इनकी एक और तरीके से आप पहचान कर सकते हैं। एक तरीका क्या है कि जो अ, न मतलब कि मेल प्लांट्स जो होते हैं उनमें जो फ्लावरिंग होती है, ठीक है? वो फ्लावरिंग 1 से मतलब 1 टू 1.3 मीटर के जो लंबा तना होता है उस पर झूलते हुए और छोटे साइज़ के होंगे। तो आप जो मैं अभी आपको बता रही हूँ ना कि ये जो डिजिट मैंने बताई, इस डिजिट के यानी 1 टू 1.3 मीटर इससे आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके प्लांट जो हैं ये मेल प्लांट है या फीमेल प्लांट्स हैं, ठीक है? इसके अलावा जो फीमेल होते हैं तो वो फीमेल कैसे होते हैं कि पीले रंग के होते हैं सबसे मेन चीज़, ठीक है? येलो कलर के होंगे आप मुझे पीयूष जी बाद में बताइएगा कि आपके यहाँ किस कलर के फ्लावर्स आते हैं। अगर तब मैं उसका रेमेडी आपको अलग से बता दूँगी। फीमेल प्लांट्स पे जो फ्लावर होंगे वो आपके येलो कलर के होंगे और उनकी जो लंबाई होगी वो 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है? और तना जो होता है, ठीक है? बेसिक जो पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, वो उसके बिल्कुल नज़दीक में होते हैं, वो झूलते हुए नज़र नहीं आएँगे आपको, ठीक है? तो ये होती है पहचान कि आपके मेल प्लांट्स कौन से हैं, फीमेल प्लांट्स कौन से हैं। तो किसी भी तरह के उसको प्लांट को पहचानने के लिए कि वो फीमेल प्लांट है या मेल प्लांट है, उसके फूलों से ही आप इसको पहचान सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि सपोज़ दैट कि जैसे आपने अगर 100 पपाया के प्लांट्स लगाए हैं, तो वहाँ पर 100 प्लांट्स के लिए मतलब कि 100 फीमेल प्लांट्स के लिए 5 से 10 मेल प्लांट्स को छोड़कर, जैसे आपने 100 पौधे लगा दिए, ठीक है? और आपको लग रहा है कि इनमें इनमें से सपोज़ 100 की हम फिगर नहीं लेते हैं, हम लेते हैं 150 की फिगर कि 150 में हमने प्लांटेशन कर दिया, हमने पपाया के प्लांट्स लगा दिए। लेकिन जब हम उनको देख रहे हैं कि इसमें हमारे मेल प्लांट्स भी हैं, फीमेल प्लांट्स भी हैं, तो उनमें से मेल प्लांट्स को हमको अलग करना है। तो उनका रेशियो क्या रखना है कि पर 100 फीमेल प्लांट्स के लिए आपको 5 से 10 ठीक है? मेल प्लांट्स को छोड़ करके बाकी के जितने भी मेल प्लांट्स हैं उनको उखाड़ के फेंक देना चाहिए, करेक्ट? तो ये क्या होगा कि जैसे
जो हमारे फीमेल प्लांट्स हैं ना, उनके लिए 100 प्लांट्स के लिए इतने मेल प्लांट सफिशिएंट होते हैं। और पपाया में इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आप कितना भी खेती कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर आपने वहाँ पे रेशियो बराबर नहीं किया, तो आपको यील्ड उतनी कभी मिलेगी ही नहीं, जितनी आप उसमें मेहनत लगा देंगे। तो इस चीज़ को समझना और उसके तरीके से उसकी वर्किंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर सेकंड चीज़ आती है कि जो हम निराई-गुड़ाई करते हैं या जो हम सिंचाई करते हैं, वो कैसे करनी चाहिए? सिंचाई जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि 10 से 15 दिन के अंतर पे सिंचाई करनी चाहिए, ये जब हमारा मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है। लेकिन अगर गर्मी ज़्यादा हो रही है, पानी अगर नहीं प्रॉपर हो रहा है, तो वहाँ पर आप 4 टू 7 डेज़ में आप उसकी सिंचाई करते रहना चाहिए। सिंचाई में ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे किसान भाई हैं, वो किसान 100 का यूज़ ज़रूर करें, ठीक है? अगर वो 4 से 7 दिन के अंतर पे अगर सिंचाई कर रहे हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि एवरी 15 डेज़ के इंटरवल किसान 100 से पानी में मिला करके उसकी सिंचाई करते रहें। तो पौधों में नमी ना लंबे समय तक बरकरार रहेगी, तो जहाँ पे उनको 7 से 10 दिन में पानी देना पड़ रहा है, वहाँ पे 15 दिन में ही पानी देना पड़ेगा, ठीक है? ये गारंटी है क्योंकि वो नमी को बरकरार रखने का अपना काम करता है। तो और जैसे ही सर्दी में जैसे मैंने बताया कि 10 से 15 दिन के अंतर पे सिंचाई करनी चाहिए। लेकिन अगर पाला गिरने का आपको लग रहा है कि नहीं पाला गिरने वाला है, तो फिर वहाँ पे पाला गिरने से पहले ही वहाँ पे सिंचाई कर देनी चाहिए। इसके बाद में जो निदाई-गुड़ाई होती है वो कब करनी चाहिए? जो थर्ड इरिगेशन होता है, ठीक है? थर्ड इरिगेशन के बाद में निराई-गुड़ाई करनी चाहिए, लेकिन वो भी कैसे कि जिससे जड़ें और जो तना है ना उसको नुकसान ना हो, ठीक है? अब इसके बाद में क्या आती है जैसे फ्लावरिंग हो गई, फ्रूटिंग हो गई, मैंने फ्रूटिंग और फ्लावरिंग का आपको बता दिया कि आपको क्या-क्या प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। फिर फलों को जो है प्लगिंग की यानी तोड़ने की जो बारी आती है, तो 9 से 10 महीने के बाद में, जैसे मैंने बोला ना कि 6 से 10 महीने की फसल होती है, तो जैसे ही फल तैयार होते हैं, तो पता चलता है कि कौन-सी वैरायटी लगी है और वो कब तोड़ने लायक हो गए हैं। तो एप्रोक्सिमेटली 9 महीने तक में फल तोड़ने के लायक आराम से हो जाते हैं, ठीक है? जब फलों का रंग हल्का-हल्का पीला होने लग जाता है ना और फलों पर जैसे ही जो फ्रूट्स हैं, उन पे अगर हम नेल अपना लगाते हैं, नाखून लगाते हैं या कोई पिन लगाते हैं, तो वहाँ पर जैसे व्हाइट लिक्विड की जगह अगर वहाँ पर पानी की तरह अगर कुछ भी निकलना शुरू हो जाए, तो हमें समझ लेना चाहिए कि मतलब फ्रूट अब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, ठीक है? फिर उस अवस्था में हमें फलों को तोड़ लेना चाहिए। तो ये तो थी पहचान कि फलों को कब तोड़ना चाहिए। अब यहाँ पर हम आगे चलते देखते हैं कि पपाया में डिज़ीज़ कौन-कौन सी आती हैं, इसको आपको ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो स्टेम रॉट है, राइट? जैसे ये जड़ों के आस-पास आपको ये प्रॉब्लम दिख रही है, तो इसको हम बोलते हैं स्टेम रॉट की प्रॉब्लम, ठीक है? इसके बाद जब आपको पत्तों पे इस तरीके की लाइनिंग्स नज़र आ रही हैं, तो ये होती है पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है? इसके बाद आगे जब हम चलते हैं तो ये रिंग स्पॉट फ्रूट्स पे दिखने शुरू हो जाते हैं, जैसे ऐसे सर्कल-सर्कल से बने रहते हैं। तो जनरली हम समझते हैं मैं अपनी भी बात बताऊँ, मैं जब तक इस फील्ड में नहीं थी, तब तक मैं ये समझती थी शायद पपीता कहीं-कहीं से कच्चा होगा, पूरा पका नहीं होगा। लेकिन ये नॉलेज नहीं था कि ये पपीते में एक बीमारी होती है। करेक्ट? तो आप लोगों के सामने भी ये चीज़ आ जाती होगी कभी-कभी। आई एम श्योर कि आती होगी। हम उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते, लेकिन लगता है कि चलो ठीक है, हाँ, ये कहीं-कहीं से कच्चा है पपाया, लेकिन वो नहीं होता। अगर रिंग स्पॉट कहीं पर दिखते हैं ना, तो इसका मतलब है कि उसमें कोई ना कोई डिज़ीज़ है। इसके बाद जैसे ये रिंग स्पॉट फ्रूट्स पे नज़र आ रहे हैं, अब पपाया की लीफ पर भी इसी तरीके के आपको स्पॉट नज़र आ सकते हैं। फिर इसके बाद इस तरीके से लीफ कर्ल होनी शुरू हो सकती है, ठीक है? या इसके बाद जैसे आप ये देख रहे हैं कि एक ये बहुत मेजर प्रॉब्लम होती है पपाया के फ्रूट पे कि एंथ्रेक्नोज़ इसको बोलते हैं, जो मतलब ये जितनी भी आपके अलग-अलग ये दिख रही हैं, इनसे बचने के लिए आपको क्या करना है, अगर प्रिवेंटिव में आपको किसान बायो प्रोटेक्ट और किसान प्लांट गार्ड प्रिवेंटिव में चलाना है और कब से चलाना है? एक तो आपने किसान बायो प्रोटेक्ट स्टार्टिंग में जब आप नर्सरी की मिट्टी तैयार कर रहे थे, तो उस टाइम पे आपने डाल दिया था और प्लांट गार्ड आपने उसमें मिलाया था नर्सरी तैयार करते समय और जब प्लांटेशन के पहले जब हम गड्ढे तैयार कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने किसान बायो प्रोटेक्ट का मिक्सअप किया था, ठीक है? अब हमको क्या करना है कि जब हमारा प्लांटेशन करने के 25 दिन के बाद से
ठीक है? प्लांटेशन के 25 दिन के बाद से हमको पहला जब हमको डोज़ देना है प्रिवेंटिव में, तो किसान बायो प्रोटेक्ट और किसान प्लांट गार्ड को दोनों को मिक्सचर तैयार करना है। जो डोज़ेज़ बताई जाती हैं, उन डोज़ेज़ के अकॉर्डिंग, यानी 1 एकड़ में किस किसान बायो प्रोटेक्ट की जो डोज़ेज़ आती हैं, वो 250 ग्राम की जाती हैं 150 लीटर ऑफ वाटर में, और किसान जो प्लांट गार्ड है उसकी 150 एमएल पर 150 लीटर ऑफ वाटर में डोज़ेज़ रहती हैं, यानी 150 एमएल आपका प्लांट गार्ड जाएगा और 250 ग्राम आपका बायो प्रोटेक्ट जाएगा। इसको आपको 150 लीटर पानी में मिलाना है, और जब आप फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार प्लांटेशन के बाद इसको दे रहे हैं, तब आपको उसको जड़ों में देना है, यानी कि फॉलियर स्प्रे की बजाय आपको ड्रेंचिंग एप्लीकेशन में देना है। उसके बाद हर 15 से 20 दिन के इंटरवल पे इस प्रोडक्ट का सेम कॉम्बिनेशन, यानी कि इसमें आप किसान 100 मिक्स कर लीजिए, और आपको इसमें किसान बायो प्रोटेक्ट और किसान प्लांट गार्ड जो तीनों का मिक्सचर है, फिर आपको अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आप प्रिवेंटिव यूज़ कर रहे हैं, तो आप वन्स इन अ मंथ यानी महीने में 1 बार उसको स्प्रेइंग फॉर्म में देना चालू कर दीजिए। तो स्प्रेइंग फॉर्म में देते रहेंगे तो ये सारी जो डिजीज़ेज़ आपको दिख रही है ना, ये आने का खतरा बहुत कम हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा आती है, जैसे कि मैं बताऊँ, जैसे कि फ्रूट और स्टेम रॉट बीमारी बहुत आती है, तो उसको उनसे कुछ-कुछ आपको चीज़ें और भी ध्यान में रखनी है कि वहाँ पर ना पानी नहीं जमा होने देना है, ठीक है? और या जैसे जिस जगह पे अगर ये प्रॉब्लम आपको जैसे जड़ों में दिख रही है, वहाँ पे उसको मतलब कि कैसे बोलते हैं कि हल्का-सा खुरच करके किसी भी चीज़ से, और वहाँ पर अपनी दवा को डाल देना चाहिए, ताकि वो जो है पूरी तरह से दवा उसके अंदर पहुँच जाए। तो अच्छा है कि मतलब बहुत ही कम इसकी जो है देखभाल करनी पड़ती है, लेकिन पैदावार अच्छी मिलती है, पैसा अच्छा मिलता है इससे आपको, ठीक है? तो ये तो इसका एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी। अब जैसे यहाँ पर कीड़े कौन से आते हैं, ठीक है? कीड़ों में अगर मैं बात करूँ तो पपाया में जो कीड़े आते हैं वो माइट्स आती है, ठीक है? एफिड्स आते हैं, और जैसे मक्खियाँ बहुत लगती हैं, तो मक्खी जैसे इन सबको नियंत्रण करने के लिए आप मार्केट से, जो लोकल मार्केट है, उनको आप किसान भाई लोग जाके कोई भी ऑर्गेनिक जो है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक पूरी खेती पे ध्यान देते हैं, तो ऑर्गेनिक कोई भी जो मतलब मिटीसाइड्स होते हैं, या जो एंटी एफिड्स के लिए जो आते हैं, या मक्खी मच्छर मारने वाली जो दवाइयाँ होती हैं, ठीक है? माइटिसाइड्स हो गए, या कुछ नीम से बने हुए कुछ जो है हमारे पास प्रोडक्ट्स आते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स को लेकर के उनका छिड़काव बार-बार करते रहना चाहिए, तो उससे कीड़ों को भी रोकने में आसानी मिल जाती है, ठीक है? तो कीट नियंत्रण भी आप आराम से कर सकते हैं। ये थी आज की पपीते के बारे में जानकारी। अब विश यू ऑल द इन्फिनिटी ऑफ वेल्थ एंड हेल्थ, और खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।